ये जो चक्की खड्ड में जो माइनिंग करते हैं वो वहाँ का जो एमएलए है नूरपुर का, उसके संरक्षण में और उसके उन्होंने की, उसी के कारण चक्की में जो 2 बार रेलवे का पुल बह गया अवैध माइनिंग के कारण। दूसरा जो पुल है ट्रांसपोर्ट का वो भी बहने की कगार पे था, उस पर भी लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करके उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। बेचारा 8-10 हज़ार रुपया तनख्वाह लेने वाला आदमी आप 75,000 रुपया उससे कैसे ले सकते हैं, या 2.5 लाख रुपया जो जेसी वो देगा क्यों? वो तो सिर्फ अपने लाइवलीहुड चलाने के लिए बेचारा मजदूरी कर रहा है। प्रदूषण फैला रहे हैं, जहाँ हम पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो खिलवाड़ कौन कर रहा है? आम आदमी तो खिलवाड़ पर्यावरण से कर नहीं रहा। अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है तो वो कर रहा है माफिया, वो कर रहा है खनन माफिया। और सरकार तो हमारी कोई मदद नहीं करती। हमने पूरे प्रशासन से अपना जोर लगा के देख लिया, अभी तक हमारे तक किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। अवैध खनन हो रहा है, अभी कोई हमारी सुनाई नहीं करता। प्रशासन के पास जाते हैं, बोलता भाई हम जाते हैं तो उधर कोई नहीं देखता हमारे को, रात को हमारे को सोने को नहीं मिलता, अपनी ज़मीनों को दे दे क्या रोते हैं जी। अगर हम खनन वालों को रोकते हैं तो वो मारने की धमकी देते हैं, प्रशासन वाले कुछ करते ही नहीं है, हम कहाँ जाएं? पठानकोट में माइनिंग बंद है, काफ़ी समय से सुन रहे हैं। अवैध माइनिंग छोड़िए, दूसरी माइनिंग भी बंद थी, कई समय से क्रशर बंद हैं। यही बात हम पहले भी कर चुके हैं। वही जो क्रशर हमारे पंजाब में बंद थे, नेबरिंग स्टेट से फिनिश्ड गुड्स आ रही थी और उसका जो नुकसान है हमारी पंजाब सरकार को तो हो ही रहा था, परंतु हमारे जो लोकल क्रशर ओनर्स हैं उनको भारी नुकसान हो रहा था, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री जो है, पठानकोट की जो इंडस्ट्री है वो कम्प्लीटली बंद थी। परंतु अभी एक एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिली एक खड्ड को, शाहपुर गोपी को। अभी काम चालू नहीं हुआ, पर माइनिंग माफिया ने अपने पैर फंसाने शुरू कर दिए। उन्होंने जो J&K से रास्ता था, बंद था, उसको रास्ते को पाइपें डाल के, जो पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने बंद किया था, उसमें JCB से खड्डे डालकर वो उन्होंने पाइपें डालकर वो रास्ते को चालू कर दिया। एक बात। दूसरी बात, माइनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, पर स्टार्ट नहीं होने का कारण क्या है? एनवायरनमेंट क्लियरेंस उनको मिल चुकी है। अभी उसका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 5 तारीख पड़ी है उसकी। उस केस में क्या होगा कि माइनिंग चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, ये अभी बताना मुश्किल है। परंतु आज की डेट में उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट है, वो चालू कर सकते हैं। आप ये देखिए कि जो रेट है 5.5 रुपये फुट रेट होता है, 5.5 रुपये, जिसमें से 2 रुपये जो हैं वो मिलते हैं जो ओनर है लैंड का, उसको 1 रुपया मिलता है सरकार को, और 1.5 रुपया मिलता है जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको। 5.5 रुपये के हिसाब से सरकार ने भी वायदा किया था कि हम 5.5 के हिसाब से आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। परंतु जो नए ठेकेदार हैं वो 5.5 की बजाय 25 रुपये की डिमांड कर रहे हैं क्रशर ओनर से। अब आप ये देखिए, वो जो सरकार को उस 25 रुपये से भी 1 ही रुपया मिलेगा, लैंड ओनर को भी सिर्फ 2 ही रुपये मिलेंगे, और जो बाकी मार्जिन है वो सारा माइनिंग माफिया खाएगा। अब हमेशा सुनते होगे आप, और अक्सर सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि माइनिंग माफिया क्या होता है। माफिया तभी बनते हैं जब इतने पैसे बचते हैं। 23 रुपये कहाँ उनको 1.5 रुपया बचना था, कहाँ उनको 22 रुपये बचेंगे, 22-23 रुपये जो भी बनते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ये माइनिंग माफिया कहाँ से आया और कौन है, इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। पंजाब पठानकोट में जो पहले DSR जो कि फॉल्टी थी, उसमें 5 खड्डों की ऑक्शन हुई थी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें से एक खड्ड जो है वो कैंसिल हो गई थी, और जो बाकी 4 खड्डे हैं उनमें से शाहपुर गोपी को एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिल चुकी है, बाकी 3 को मिलना बाकी है। तो जो एक को इन्होंने क्या किया, 1 खड्ड किसी और के नाम थी, 3 खड्डें किसी और के नाम थी, तो इन्होंने एक कंसोर्टियम बनाकर पूल कर लिया आपस में, और ये इकट्ठे हो गए। ताकि इकट्ठे होंगे तो क्रशर ओनर्स को लूटा जाएगा, क्रशर ओनर से अपनी मर्जी से पैसे लिए जाएंगे। अब ये देखिए, क्रशर ओनर से मर्जी से पैसे लेने का मतलब डायरेक्टली पब्लिक को
हरास करना। पब्लिक जो सरकार वायदा करती थी कि हम सस्ता रेता बजरी देंगे, कहाँ से देंगे? आपने तो बोला 5.5 रुपये लो और उसके हिसाब से जो भी सस्ता रेट बनेगा वो देंगे, परंतु जब उन्होंने डिमांड ही 25 रुपये की कर दी तो सस्ता कहाँ से होगा? एक बात। अब ये जो माइनिंग माफिया है, ये शाहपुर गोपी वाली जो खड्ड है, ये उसी के नाम है जिसने चक्की दरिया, जिसकी माइनिंग के कारण या जिन्होंने जो अभी एडीजीपी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हिसाब से भी उन्होंने बताया था कि ये जो चक्की खड्ड में जो माइनिंग करते हैं वो वहाँ का जो एमएलए है नूरपुर का, उसके संरक्षण में और उन्होंने की, उसी के कारण चक्की में जो 2 बार रेलवे का पुल बह गया माइनिंग के कारण, अवैध माइनिंग के कारण। और दूसरा जो पुल है ट्रांसपोर्ट का, वो भी बहने की कगार पे था, उस पर भी लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करके उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। अब बात आती है कि और वो ये वही माफिया है जिसने हिमाचल की परचेज़ बिल यहाँ के क्रशर ओनर्स को दिए, जबकि पठान को हिमाचल से पंजाब में रॉ मटेरियल आ ही नहीं सकता। इसकी भी इंक्वायरी पेंडिंग है अभी। अब ये माफिया पंजाब में भी आ गया। अब पंजाब के माफिया के साथ मिलके अब ये यहाँ भी जो भी लूट खसूट करेंगे वो करेंगे। अब बात करते हैं कि ये माफिया कैसे काम करता है और क्या करना चाहिए सरकार को इसके ऊपर नकेल डालने के लिए, और कैसे हिमाचल के लोग इस त्रासदी से गुजर रहे हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लघु किसान कल्याण मंच ज़िला कांगड़ा के संयोजक श्यामलाल। इनके एक बात और बताना चाहूँगा, इनके साथ काफ़ी सारे और भी लोग आए हुए हैं, पर हमारे स्टूडियो में हमने इनसे बातचीत करने के लिए सिर्फ श्यामलाल जी को बुलाया है क्योंकि वो संयोजक हैं। और एनवायरमेंटलिस्ट सुरेंद्र मिन्हास, जो कि एक जाना पहचाना चेहरा है आपके लिए, वो भी हमारे साथ हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद खुराना साहब। धन्यवाद सर। मिन्हास जी, जैसा कि इन्होंने बताया, मुझे ये समझ नहीं आता कि जब वहाँ ये कहते हैं कि रात को ऐसे लगता है जैसे शहर बस गया, तो अगर वहाँ शहर बस गया तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट या वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा गूढ़ निद्रा में सोई हुई है कि उनको पता नहीं चलता, या वो उनके साथ मिली हुई है? इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए खुराना जी, ऐसा है कि जो खनन माफिया है ये बड़े पावरफुल लोग हैं। इनके पास मसल पावर, मनी पावर और राजनीतिक संरक्षण, ये तीनों चीज़ें इनके पास हैं। ये जैसे एक जंगल में हम देसी भाषा में बोलते हैं ना, मस्ता हुआ हाथी जो उजाड़ा करता है, हर जगह घर तोड़ता है, लोगों को परेशान करता है, ये ऐसा घूम रहे हैं हिमाचल में, पंजाब में और J&K में भी। इनको रोकने वाला कोई नहीं है। जो बात हुई थोड़ी देर पहले आपने की कि वो एमएलए साहब हैं जो नूरपुर के, वो इन्वॉल्व हैं, उनको इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पंजाब ने पॉइंट आउट करा है। पीछे खबर भी की थी। हाँ जी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने उनको पॉइंट आउट करा कि ये इनकी वजह से इलीगल माइनिंग हुई है। सरकार तो अपोजिशन की है ना, सुक्खू साहब क्यों नहीं सुओ मोटो एक्शन लेते कि जब वो एक बार वो लिस्ट में आ गए कि इन्होंने इलीगल माइनिंग करी है, क्यों उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते? पुलिस को कंप्लेंट करो, पुलिस बोलती है कि ये काम माइनिंग डिपार्टमेंट का है। माइनिंग डिपार्टमेंट और पुलिस प्रशासन का आपस में तालमेल ही नहीं है, जिसका फ़ायदा ये माइनिंग माफिया। नहीं, आप बोलते हो तालमेल नहीं है, मुझे लगता है कि उनका तालमेल हो ना हो, परंतु माइनिंग माफिया का तालमेल सबके साथ है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो खनन विभाग हो, उनका तालमेल सबके साथ है। तभी कोई एक्शन, प्रॉपर एक्शन नहीं हो पाता। इसके लिए मैं एक बात पूछता हूँ कि क्या नूरपुर की पुलिस को ये पता नहीं चलता कि इतनी सारी मशीनें लगी हैं, जबकि एक भी मशीन अलाउड नहीं है माइनिंग पॉलिसी के हिसाब से? माइनिंग पॉलिसी के हिसाब से आप मशीन यूज़ ही नहीं कर सकते। हाँ, उसमें लिखा है। हाँ, माइनिंग पॉलिसी में लिखा है कि आप वहाँ पे जो हैवी एक्सकावेटर्स हैं ये आप वहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी देखो आप, जैसे ये श्यामलाल जी ने बताया कि सारी रात वहाँ ऐसे लाइटें जलती हैं खड्ड में, जैसे कोई हम गांव में नहीं रह रहे, हम किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, और इतना शोर है कि ना बच्चे पढ़ सकते हैं
और ना को बुज़ुर्ग आराम से कोई सो सकता है। बीमार आदमी तो वैसे परेशान है, किसान है तो किसान परेशान है, उनकी ज़मीन माफिया ने सारी है ना। श्यामलाल जी, एक बात बताइए कि जो माइनिंग, जैसे पंजाब में कोई गाड़ी पकड़ी जाती है या कुछ मशीन पकड़ी जाती है, उसके ऊपर एफआईआर की जाती है, और अब तो मेरे ख्याल हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया है कि जो गाड़ी या जो टिप्पर पकड़ा जाएगा उसका जो ओनर है उसको भी, उसके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। तो हिमाचल में क्या ऐसा नहीं है? नहीं, जो सीआरपीसी है वो तो पूरे ऑल ओवर भारत में एक जैसी है, चाहे वो हिमाचल है चाहे पंजाब है। इवन देन अभी हमारी जो एडजॉइनिंग स्टेट है J&K, जहाँ पहले आरपीसी था, रणबीर पैनल कोड, वहाँ पे भी 370 हटने के बाद अभी आईपीसी हो गया सारा। तो ये कौन से आईपीसी में आता है? ये 102 सीआरपीसी में आता है जी। वो व्हीकल को बाउंड कर सकते हैं, जो चोरी करने जा रहा है इंडिविजुअल जो बंदा है उस पर तो एफआईआर होगी, उस व्हीकल पे भी होगी जो चोरी में यूज़ हुआ है, उसको बाउंड कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पीछे नूरपुर पुलिस ने 3 जेसीबी और 5 टिप्पर पकड़े थे, और इन्होंने क्या किया, ये अखबार में भी खबर आई थी और हमने भी कवर की थी। मौके पर 3 जेसीबी चालकों से 2.5 लाख रुपया, 5 टिप्पर चालकों से 75,000 रुपये जुर्माने के बाद दबोचा है। आप मुझे ये बताइए कि एक टिप्पर चालक 8-10 हज़ार तनख्वाह लेता होगा और वो 50,000 या 2.5 लाख रुपये या 50,000 या 70,000 रुपये जुर्माना कहाँ से भर सकता है? जुर्माना तो भरा उसके मालिकों ने, और उसके मालिकों के ऊपर कोई पर्चा नहीं हुआ। मैं बताता हूँ, वो ये है कि जो माइनिंग माफिया है वो उसने सारा सिस्टम मैनेज किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ माफिया को बचाने के लिए एफआईआर में उस गरीब ड्राइवर का नाम डाला जाता है, और पैसे तो मालिक ही दे रहा है, लेकिन पर्चे से जो एफआईआर से बचने के लिए वो उसका नाम एक टैक्टिक्स है जो पुलिस ने अप्लाई करते हैं कि वो जी ड्राइवर से वसूली। बेचारा 8-10 हज़ार रुपया तनख्वाह लेने वाला आदमी आप 75,000 रुपया उससे कैसे ले सकते हैं, या 2.5 लाख रुपया जो जैसी वो देगा क्यों? वो तो सिर्फ अपने लाइवलीहुड चलाने के लिए बेचारा मजदूरी कर रहा है, उसका तो क्या कसूर है? उसको मालिक बोलेगा जा, वो चला गया, वो 75,000 रुपया क्यों देगा? तो इसके लिए ये इंक्वायरी का मैटर है जी, ये इंक्वायरी का मैटर है कि पुलिस 100 कौन सी धारा है, 102 सीआरपीसी में क्यों चालान नहीं करती? जो गाड़ियां वहाँ पकड़ी जाती हैं या जो गाड़ियां रात को 50-50, 100-100 टिप्पर वहाँ काम करता है या मशीनें काम करती हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? और जैसा कि श्यामलाल जी ने बताया कि पानी का लेवल जो है वो एकदम से नीचे जा रहा है, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जब ये कुआं खोदा गया था तब पानी का लेवल क्या था, और ये डे बाय डे नीचे जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? माइनिंग माफिया। तो माइनिंग माफिया कितनी तरह से नुकसान कर रहा है। एक तो ज़मीन जा रही है, जो खेती योग्य ज़मीन थी वो ख़त्म हो रही है, लोगों की लाइवलीहुड ख़त्म हो रही है, लोगों का जीवन जो है वो एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब होने के कारण रेता इतना मतलब पोल्यूशन होता होगा वहाँ, तो वो भी हो रहा है, और जीवन से खिलवाड़ हो रहा है लोगों के। सरकार सोई हुई है क्यों? अभी तो जो माइनिंग माफिया है वो इसीलिए हावी है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि इतना पैसा मिलता है उनको, इतनी इनकम है कि वो किसी को भी किसी से पैसे से क्या नहीं हो सकता, और वो इसका बहुत बड़ा प्रूफ ये माइनिंग माफिया सब जगह कर रहा है। खुराना जी, जैसे हम बचपन में सुनते थे कि बुज़ुर्ग बोलते थे वो समय आएगा जब पीने वाला पानी पैसों से मिलेगा, वो समय आ गया। बोतलों में पानी जो है पैसों से मिल रहा है, फ्री वाला जो पहले लोग छबील लगाते थे या घड़े रखते थे पानी पीने वाले, वो सिस्टम ख़त्म हो गया। और मैं बोल रहा हूँ वो समय भी आएगा जब ऑक्सीजन के सिलेंडर भी आपको पैसे दे के या सिलेंडर ख़रीद के ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। ये एनवायरनमेंट बचने वाला नहीं है। जिस प्रकार से ये जो है माफिया और ये एनवायरनमेंट को तहस नहस कर रहे हैं सारा सिस्टम, और जो हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं या ये डिपार्टमेंट है सरकारी, ये मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। और मेरी प्रशासन से यही गुहार है कि एक बार सीरियसली कोई ऐसा डिपार्टमेंट, जैसे ईडी खड़ा किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ऐसा है कि डिपार्टमेंट खड़ा करना चाहिए जो छोटी छोटी बात को भी पिन पॉइंट करे और सरकार तक पहुंचाए और सरकार उसको एक्शन ले।
नहीं तो ये बस 5-7 साल की और गेम है, ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी श्यामलाल। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण के ऊपर कई तरह की सरकारें जो है उसमें संस्थाएं चला रही हैं कि पर्यावरण को बचाएंगे, पर्यावरण से जो हो रहा नुकसान हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, जो हम प्रदूषण फैला रहे हैं, जहाँ हम पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो खिलवाड़ कौन कर रहा है? आम आदमी तो खिलवाड़ पर्यावरण से कर नहीं रहा। अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है तो वो कर रहा है माफिया, वो कर रहा है खनन माफिया, वो कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, वो कर रहे हैं जो अवैध खनन को प्रोत्साहन देते हैं, जो वहाँ जाके 100 ट्रक एक ही लाइन में चले हुए हैं, उससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। आम आदमी से जो कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। आम आदमी पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, आम आदमी इसकी सुरक्षा करता है। खेती बाड़ी वाला किसान पर्यावरण को नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगा। नुकसान जो है माफिया पहुंचाते हैं, खनन माफिया, अवैध माफिया। ये इतना माफिया आया कहाँ से? ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आया कहाँ से? आया तो आपके गांव से ही है, आपके आस पड़ोस से ही आया है। हमारे आस पड़ोस से नहीं आया, ये पैदा किया गया। ये राजनीतिक संरक्षण की वजह से ये फला फूला है, क्योंकि पैसा एक पैसा इतना हाँ है जी। इस काम में, इतना हाँ जी, पैसा है। ये बहुत नहीं कि पैसा। पठान को, ये पंजाब या हिमाचल की बात है, हर स्टेट के अंदर माइनिंग माफिया हावी है। माइनिंग माफिया, शराब माफिया, ये माफियाज क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं क्योंकि इनकम इतनी ज़्यादा होती है और वही पैसा हम लोगों के ऊपर ही यूज़ होता है। देखिए, मैं एक बात आपके ध्यान में लगाना चाहता हूँ। पीछे भी हमने उस पर डिस्कस किया था, पिछले एपिसोड में भी। देखो माफिया का कितना मतलब कि प्रभाव है। जो डीएसआर हमारे ज़िले पठानकोट की बनी थी, वो डिग्री जिसने बनाई कंपनी ने, उसकी डिग्री एमएससी की फेक है, और उसको बजाय कि नई डीएसआर बनाने के उसमें ही अमेंडमेंट कर करके और वो कोई इसी दे दिया उसको, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, अपनी गलती नहीं मान रही सरकार। अब क्या होगा? उसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, वो मैटर इन क्वेश्चन है। वो देखो क्या करती कोर्ट, जो ऑर्डर देगी देखें। आपने बोला था कि सिया को ऑर्डर है कि वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं देगी, पर सिया ने एनवायरनमेंट क्लियरेंस दे दी। उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो सिया देखे। कोर्ट अपना काम करेगी। जब कोर्ट का डंडा चलेगा, सब सीधे हो जाएंगे। श्यामलाल जी, एक बात बताइए कि जो लीज हैं, जो आपके आसपास जहाँ खनन माफिया, चाहे वो अवैध माइनिंग तो नहीं कह सकते, अवैध रूप से माइनिंग कर रहा है, मतलब मशीनों के साथ वो जो माइनिंग कर रहा है, तो माइनिंग लीज तो उनको मिली होगी ना। वो पंचायतों ने लिख के दिया होगा। अगर पंचायती ज़मीन है तो पंचायतों ने लिख के दिया होगा। सर पंचायतें क्या करती हैं कि पंचायतों में एक रेजुलेशन पास होता है। पंचायत में जो रेजुलेशन पास होता है वो क्या करते हैं कि पंचायतों में एक आम इजलास होता है, जनता को बुलाया नहीं जाता और जनता को बताया नहीं जाता, क्योंकि ये प्रधान का और माफिया का आपस में सांठ-गांठ का मामला होता है। ये कहाँ की पंचायत है? ये पंचायत सर कंडवाल की पंचायत है। ये जो है सिवा स्टोन क्रशर के लिए परमिशन ले रखी है कंडवाल पंचायत से। उसके बाद हाडल पंचायत है, खन्नी पंचायत है, खन्नी ऊपरली पंचायत है। ये हाडल पंचायत की परमिशन है। इन्होंने बस एक प्रधान जो है एक उसमें लिख के देता है लेटर पैड पे, और बाकी ना कोई ग्राम सभा होती है, ना कोई ग्राम सभा का रेजुलेशन होता है, ना हमें कुछ बताया जाता है। हमें कुछ नहीं बताया जाता। पंचायत क्या करती है अंदर, प्रधान क्या करते हैं, इनकी क्या सांठ गांठ होती है इनके साथ, ये किसी को कुछ नहीं बताया जाता। पब्लिक को इसकी कोई जानकारी नहीं होती। और पंचायतों की जगह में जो शामलाते हैं, खास करके इन्होंने टारगेट किया होता है कि जो पंचायत की शामलात जगह होती है उसमें सबसे ज़्यादा माफिया जो है खनन करता है। और ये पंचायतों के ध्यान में होता है, क्योंकि जो पंचायतें होती हैं उनके प्रधान, एक्स प्रधान, ये इन्वॉल्व होते हैं खनन माफिया, तो बराबर की हिस्सेदारी होती है इनकी। और जब बराबर की हिस्सेदारी होगी तो अपने आप ही जो है क्लियर है कि ये सारी मिली वक्त का काम है। मैं समझ गया श्यामलाल जी। ऐसा होता होगा कि जो प्रधान या ग्राम पंचायत, जिसको हम सरपंच कहते हैं पंजाब में, ये लोग हो सकता है उनके बच्चे या उनकी भी मशीनें लगी हों बीच में, ये भी हो सकता है। तो किसी ना किसी तरह से उनको मैनेज किया जाता है। मेरे को मिनाज जी एक बात बताइए कि जैसे ये लीज़ लेने के लिए इन्होंने मैनेज किया हुआ है, हमने ये डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, सिर्फ एक प्रधान के साइन है और प्रधान के साइनों पे ही सारी बात चल रही है। तो क्या इसमें इनकी मदद कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? कोर्ट में तो चलेगा तो केस चलेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप तो काफ़ी काफ़ी नॉलेज रखते हैं इसके बारे में।
इसका ऐसा है कि ये सब मैनुपुलेटेड है। जो ये एनओसी इन्होंने ले रखी है कंडवाल या खन्नी या ऊपरली खन्नी हर्डल जो गांव है, ये माफिया यहाँ तक इंटरव्यू, छोटी सी बात होगी। माफिया सरपंच कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये भी माफिया डिसाइड करता है। इस गांव का सरपंच कौन बनेगा ये भी माफिया डिसाइड करता है, और माफिया ही उसके पीछे फंडिंग करता है और फिर उल्टे सीधे काम उस सरपंच से करवाते हैं। ये उसका नतीजा है। मेरी श्यामलाल जी से ये सलाह है कि आपकी यहाँ प्रशासन में कोई सुनने वाला नहीं है, आप एनजीटी में ये केस डालो। एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है जो सिर्फ पर्यावरण से रिलेटेड सारे मसले वो बड़े ध्यान से, और बहुत नॉमिनल सी फीस है 500,000 रुपया उसकी, आपको वकील की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपना केस खुद लड़ सकते हो वहाँ जाके, बशर्ते कि आपके पास पेपर वर्क पूरा हो और उनकी शर्तें आप पूरे करते हो। वहाँ जाके आप अपनी जो एनजीओ बनाई है वो उसके लेटर हेड पे लिख के दे के आप अपना। नहीं तो अगर ये बोलें कि आप एनवायरमेंटलिस्ट हो, तो आप इनकी मदद करो, तो आप क्या इनका केस लड़ेंगे? हाँ जी बिल्कुल जी। मैं पर्यावरण को बचाने के लिए हमें कहीं भी जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी में कहीं भी जाना पड़ेगा, हम इनके साथ हैं माइनिंग माफिया से निजात दिलाने। बिल्कुल जी बिल्कुल। मिनहाज जी एक बात बताइए कि ये हमने इतना बड़ा मुद्दा कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको कैसे देखते हैं कि इसको मतलब अवैध माइनिंग को रोकने के लिए जिस तरह से माइनिंग माफियाज हावी हैं सब जगह, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? खुराना जी देखिए, जो ये प्रॉब्लम अकेले हिमाचल, पंजाब या हमारे साथ लगते J&K की नहीं है, ये पूरे देश में हर स्टेट की प्रॉब्लम है। ये जो स्टेट का जो माइनिंग डिपार्टमेंट है हर स्टेट का, वो बेलगाम है, वो माफिया से मिला हुआ है। जो लोकल माफिया है वो सारे डिपार्टमेंट की जो बदलियाँ हैं, ट्रांसफ़र्स है, वो मैनेज करता है, उनको फंडिंग करता है, और उनको ये अफसर यहाँ लगेगा, ये अफसर यहाँ लगेगा, ये फील्ड में जाएगा, ये दफ्तर में बैठेगा, ये सारी चीज़ें माइनिंग माफिया मैनेज करता है। तो मैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो काफ़ी इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, मैं उनसे यही गुहार कर लगाता हूँ, जैसे आपने एक ईडी खड़ी करी है जिसको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी कोई इरेगुलरिटी दिखती है उनको वो वहाँ जाके अपना काम करते हैं, उनको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक ऐसा डिपार्टमेंट मोदी जी खड़ा करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खड़ी करे, जो किसी भी स्टेट में जाके माइनिंग से रिलेटेड अगर कोई भी इरेगुलरिटी पकड़ी जाती है, वो किसी अफसर को, किसी माफिया को, कोई संतरी मंत्री को, किसी को ना छोड़ें, उनको पकड़ें। तभी जाके ये ग्लोबल वार्मिंग के पे जो इंटरनेशनल डिबेट्स होती हैं, तभी वहाँ हम कोई पॉजिटिव जवाब दे पाएंगे जाकर। मिनहाज जी आपने बोला तो बिल्कुल ठीक है, परंतु मैं आपसे ये बात बोलूँगा कि जो माफियाज़ हैं वो सरकारों के संरक्षण के बिना चलते ही नहीं। तो सरकार अगर सीरियस होगी तो मैं ये बताऊं कि अगर स्टेट की सरकार भी सीरियस हो जाए तो अपने माइनिंग माफियाज़ को वो कंट्रोल कर सकती है, बट सीरियस होते ही नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने आप वो उनको पॉलिटिकल संरक्षण होता है माफियाज़ को, इसीलिए वो माफिया इतने पावरफुल बनते हैं। एनीवेज आपका सुझाव बहुत अच्छा है। अगर केंद्र सरकार इस मुद्दे को अगर सीरियसली लेगी और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा डिपार्टमेंट खड़ा करे ईडी की तरह, तो डेफिनेटली इस ऐसे माफियाज़ के ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। धन्यवाद। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।